अगर मैं आपसे सवाल करूं कि दुनिया में किस देश के व्यक्ति सबसे ज्यादा हेल्दी हैं, तो ये आंसर आप बड़ी आसानी से नहीं दे पाएंगे, सोचना पड़ेगा आपको। और जब मैं आपको बताऊंगा कि जापान के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा हेल्दी हैं क्योंकि वहां पर मेटाबॉलिक डिजीजेस यानी कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, आर्थराइटिस, अल्जाइमर डिजीज, ये सब बहुत कम है, तो एक बार को आपका चकित होना बहुत ही स्वाभाविक है। आज के इस एपिसोड में मैं कर्नल डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आपके साथ इसी विषय पर डिस्कस करूंगा कि क्या इंडिया में या साउथ एशियन नेशंस में हम लोग अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करके मेटाबॉलिक डिजीजेज स्पेशली डायबिटीज और हाइपरटेंशन से निजात पा सकते हैं क्या। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। सवाल ये पैदा होता है कि जापान में आफ्टर ऑल ऐसा क्या स्पेशल है। तो मैं आपको बताता हूं कि उनकी पॉपुलेशन में अगर आप देखा तो ऑलमोस्ट 5% लोग ऐसे हैं जो 85 ईयर्स एंड अबो हैं। और आप देखिए 110 पर कैपिटा जापान में 100 ईयर्स से ऊपर हैं, जो लोग मतलब सेंचुरी ऑलरेडी मार चुके। ओकिनावा में अगर आप जाओ तो आपको सेंचुरी मारने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरे जापान में आपको डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस, आर्थराइटिस, अल्जाइमर बहुत ही कम मिलेगी। ओबेसिटी 3.5% है पूरे जापान में। इंडिया का अगर आप डाटा देखें तो 2007 में हमारे यहाँ 15 to 16% लोग ओबेस थे, और अमेरिका में तो ये डाटा और भी ज्यादा है, 30% लोग ओबेसिटी की तरफ चलते हैं। और ओबेसिटी जहां पे होती है वहीं पे आपको डायबिटीज मिलेगी, वहीं पे हाइपरटेंशन मिलेगा, वहीं पे बाकी मेटाबॉलिक डिजीज मिलेंगी, लोगों के घुटने भी वहीं पर आपको बैठे हुए मिलेंगे। 2007 में इंडिया में 135 मिलियन लोग ओबेस थे। अब आप मेरे को एक बात बताओ, जब इतने सारे लोग ओबेसिटी या मेटाबॉलिक डिजीज की तरफ जाएंगे तो सिस्टम पर उसका कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। आपका पूरा हेल्थ सिस्टम अफेक्ट हो जाएगा, कितना खर्चा करना पड़ेगा गवर्नमेंट को इन डिजीज को काउंटर करने के लिए, यू कैन इमेजिन। अब आप देखिए जापानियों ने ऐसा क्या किया कि मेटाबॉलिक डिजीजेस को उन्होंने कंट्रोल में कर दिया। एक मेटाबॉल लॉ बना 2009 में, एक्चुअली 2007 में बना, 2009 से ये एप्लीकेबल हुआ। और इसमें उन्होंने क्या किया, 47 से 74 ईयर्स की बीच में, यानी कि 47 में शुरू करेंगे तो उनकी उन्होंने वेस्ट लाइन यानी कि कमर का कितना सरकमफेरेंस है ये नापना शुरू कर दिया। जो कॉरपोरेट है, जो पब्लिक कंपनीज हैं और जो गवर्नमेंट के ऑफिस हैं वहां पर, तो ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन इसमें उन्होंने कवर कर ली। जो एक्स एम्प्लॉय थे उनको भी कवर किया, और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं उनके फैमिली मेंबर्स को भी कवर किया। तो ऑलमोस्ट 50% जो पॉपुलेशन है वो इससे कवर हो गई, और ये पॉपुलेशन सबसे ज्यादा अफेक्टेड थी। तो उन्होंने क्या पैरामीटर निकाले, उन्होंने कहा मेल्स की जो वेस्ट का सरकमफेरेंस है वो 33.5 इंचज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और फीमेल्स के केस में उन्होंने क्या लिमिट रखी, 35.4 इंचज। तो अब अगर किसी की ज्यादा है तो उसको वो 3 महीने का ग्रेस पीरियड देते हैं। उसके बाद अगर तब भी वो कंट्रोल में नहीं कर पाता तो उसको फिर वो अनदर 6 मंथ्स का। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है, जो कॉरपोरेट्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने बनाई कि आप अपने एम्प्लॉयज की जो वेस्ट सरकमफेरेंस है इसको आप कम कीजिए। रीजन उन्होंने क्या बताया कि जब वेस्ट लाइन ज्यादा होती है तो ऐसे लोगों का इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है, उनको डायबिटीज हो जाती है, हाइपरटेंशन होता है, अल्जाइमर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। और इन एनी केस ज्यादा वेस्ट लाइन का मतलब है ज्यादा वजन, तो ऑब्वियसली उनको आर्थराइटिस भी होगी, वो कैंसर के लिए भी प्रोन होंगे। ये सब उन्होंने एक पैरामीटर के तहत यानी कि वेस्ट लाइन के सरकमफेरेंस से ही कंट्रोल करना शुरू कर दिया। है ना इंटरेस्टिंग बात। और अगर बाई एनी चांस अगर हम इंडिया में ये करना चाहें तो क्या हम कर सकते हैं। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया,
सिंपल सी बात है, जब आपने इस तरफ से कंट्रोल कर लिया, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने शुरू कर दिए, कॉर्पोरेट के ऊपर पेनल्टी लगानी शुरू कर दी। इनफैक्ट कंपनी लाइक नेशनल पैनासोनिक, उसके ऊपर उन्होंने पेनल्टी लगाई जब उनके कुछ एम्प्लॉय जो है वेस्ट लाइन उनकी जरूरत से ज्यादा पाई गई। तो ऑब्वियसली हेल्थ केयर सिस्टम पे फिर जो फाइनेंशियल बर्डन है, क्योंकि डायबिटीज और हाइपरटेंशन जब सोसाइटी में नहीं होंगे, अल्जाइमर नहीं होगा, लोगों के घुटने ठीक होंगे, तो हेल्थ केयर सिस्टम जो है फाइनेंशियली बर्डन नहीं होने वाला है। लोग हेल्दी रहेंगे तो ऑब्वियसली कंट्री के लिए बहुत फायदे वाली बात है। ये एक बड़ा यूजुअल सा सीन है जापानीज कंपनी में कि साल में एक बार जब जाते हैं तो वेस्ट लाइन, सरकमफेरेंस सब का मॉनिटर करते हैं मेडिकल वाले। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सीन क्रिएट हो जाता है। आपस में ऑब्वियसली ग्रुप डायनेमिक्स भी काम करती होगी। लोग कहते होंगे अरे भाई आपकी वेस्ट लाइन कितनी है, तो ऑब्वियसली एक प्रेशर आता है सोसाइटी का भी, आप अपनी वेस्ट लाइन को कंट्रोल कीजिए। जब सिस्टम ही इस तरीके से बिहेव करता है तो आप समझ सकते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, और जापान में यही हो रहा है। 83.7 इयर्स का ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जापान में। ये OECD का डाटा है। आप समझ सकते हैं कि लोग क्यों 100 इयर्स और उनसे भी ऊपर रहने के लिए वहां पर बड़ी कंफर्टेबल हेल्दी लाइफ, और ऐसा नहीं कि जो लोग वहां पे हेल्थ ओल्ड एज में है वो हेल्दी नहीं है, वो एक हेल्दी लाइफ को लीड कर रहे हैं। जो मेटाबो 2009 वो जो लॉ है, वो जापान की जो मिनिस्ट्री है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वो कंट्रोल करती है। उसके अलावा उन्होंने जापानीज के लिए फूड गाइड भी दी है कि वो एक बैलेंस्ड डाइट लें जिसकी वजह से मेटाबॉलिक डिजीजेस कम से कम हों। अब उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी है, सबसे बड़ी बात, जापानीज दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। वो करते हुए तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। ग्रीन टी को प्रीफर करते हैं, पानी बहुत ज्यादा पीते हैं। उसके अलावा उन्होंने रिकमेंड की कि कैसे कैसे आप अपने पूरे दिन में क्या खाएंगे, तो उन्होंने जो रिकमेंड किया वो मैं आपको बता देता हूं। 5 से 7 हेल्पिंग ग्रेन डिशेज की, उसमें जो राइस है, जो उनका इवन व्हाइट राइस भी है, उसमें सप्लीमेंट करके उन्होंने उसको काफी हेल्दी बनाया हुआ है। उसके बाद 5 से 6 डिशेज आप वेजिटेबल डिशेज आप लेंगे, और एक हेल्पिंग जो है वो 70 ग्राम के लगभग की होती है। उसके अलावा जापानीज फिश को बहुत प्रिफर करते हैं, और फिश में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, और बाकी मिनरल्स, विटामिन, ट्रेस एलिमेंट्स इतने ज्यादा होते हैं कि बहुत ज्यादा हेल्प होती है उनको हेल्थ को मेंटेन करने में। मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा प्रिफर्ड नहीं है, सिर्फ 2 हेल्पिंग है। फ्रूट्स को काफी वो लोग एनकरेज करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो एनकरेजमेंट है उनका वो ये कि वो प्रोटीन के स्नैक्स खाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ग्रीन टी बहुत ज्यादा प्रिफर्ड है। सुशी जो फिश है उसको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस है। इसके अलावा सोयाबीन के टोफू प्रिफर करते हैं, और उनके यहाँ जो टोफू की एक डिश है उसमें विटामिन K2 पाया जाता है। और ये विटामिन K2 क्या करता है, ये बेसिकली जो कैल्शियम आर्टरी वगैरह में जो डिपॉजिट हो जाता है उसको ये हटा देता है, तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन भी कम हो जाता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम इजाद किया हुआ है और ऐसी रिकमेंडेशंस उन्होंने इजाद की हुई हैं कि अपनी पॉपुलेशन को वो हेल्दी रखते हैं सिस्टम के थ्रू। और जब कॉर्पोरेट्स के ऊपर या आपके एम्प्लॉयर के ऊपर ये प्रेशर आएगा कि उसको आपको हेल्दी रखना है, मीन्स आपका खुद की भी डिजायर है खुद को हेल्दी रखने की, और कॉर्पोरेट भी आपको सपोर्ट कर रहा है आपकी वेस्ट लाइन को कम करने के लिए, तो आप समझ सकते हैं आपके पास हेल्दी रहने के लिए कितने बहुत बड़े इंसेंटिव हैं। और यही रीजन है कि जापान जो है उसमें जस्ट 3.5% ओबेसिटी है, और मेटाबॉलिक डिजीज का जो इंसिडेंस है वो सबसे कम है। मेरा ये मानना है कि हमारे पास जापानियों से सीखने के लिए काफी कुछ है। नॉट ओनली कि उनका ईटिंग सिस्टम, हम लोग ज्यादातर वेजिटेरियन हैं, बट इवन देन हमारे जो कोस्टल स्टेट्स हैं, तमिलनाडु हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ या केरला हुआ, वहां पर भी डायबिटीज का जो इंसिडेंस है वो अच्छा खासा है।
इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो काफी सी फूड खाते हैं। तो ऑब्वियसली कुछ तो चेंज उनको लाना पड़ेगा। उसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है जो वेजिटेरियन है, उनको ये बात सोचनी पड़ेगी कि किसी तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट का जो परसेंटेज है फूड में वो कम से कम करें। बट सबसे बड़ी बात जो जापानी सिस्टम में है, उस सिस्टम में है वो अकाउंटेबिलिटी की। अब आप देखें, उन्होंने कंपनीज को ही रेस्पॉन्सिबल बना दिया अपनी एम्प्लॉयज की वेस्ट लाइन मेजर करने के लिए, और उन्होंने उसको कोरिलेट किया मेटाबॉलिक डिजीजेस से। कितना इंटरेस्टिंग और कितना इनोवेटिव आइडिया है। ऑब्वियसली अगर किसी की वेस्ट लाइन कम है तो ऑटोमेटिकली उसको डायबिटीज भी नहीं होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी नहीं होगा, अल्जाइमर भी नहीं होगा, और काफी हद तक ये कोरिलेटेड रहेगा स्टेटिस्टिकली भी। हमारे लिए सोचिए आप, हमारे कंट्री के पास रिसोर्सेज कम हैं, और अगर हमारे हेल्थ सिस्टम पे इन डिजीज का प्रेशर कम से कम रहेगा तो ऑब्वियसली लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी। आई थिंक गवर्नमेंट हैज टू पे ड्यू focus on this issue. Thank you for watching. Please share and subscribe.